नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि सी-टेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक के ऊंचा है, इसका तात्पर्य है। देखिए, बुद्धि लब्धांक मतलब उनकी बुद्धि के बारे में यहाँ पे बात है टीचर्स के, यानी कि बुद्धि लब्धांक उनका कितना होना चाहिए, आईक्यू कितना रहना चाहिए। जो एक टीचर होती हैं उनका भावनात्मक आईक्यू जो लेवल है उसका तात्पर्य क्या है, उनको कैसी होनी चाहिए। वह उच्च बुद्धि वाली हैं, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है या वह संतुलित व्यवहार करती हैं। तो देखिए, जो टीचर होती हैं, अगर आप स्कूल में आप भी पढ़ें तो उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो उनका सभी बच्चों से, चाहे वह इंटेलिजेंट है या थोड़ा सा कमज़ोर है पढ़ाई में, तो इस तरह से बच्चों के अंदर फ़र्क ना करके जो शिक्षिका होती है उनका जो व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार संतुलित होना चाहिए। तो क्या करेगी, जो एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार करती है, यानी कि वह सभी बच्चों से कक्षा में एक जैसा व्यवहार करती हैं। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो जो बच्चे आप कहते हैं कि भाई बड़ा इंटेलिजेंट है, तो उनमें क्या क्या विशेषताएं रहती हैं। क्या वह अधिक महत्वाकांक्षा करता है, या उसका जो शब्दकोश है ज़्यादा बड़ा होता है। बुद्धि लब्धि जो रहती है उसकी क्या 110 से अधिक रहता है। उसका जो नहीं मतलब आईक्यू लेवल जो बच्चे का होता है, क्या उसका 110 से अधिक है। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चा है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके अंदर ये सभी विशेषताएं होती हैं, ये तीनों ही विशेषताएं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, सभी। डिस्कैलकुलिया का संबंध है। तो डिस्कैलकुलिया क्या है, तो ये आपने बार बार पढ़ा है कि जो डिस्कैलकुलिया है यह एक बीमारी है। तो ये क्या है, पढ़ने की अक्षमता से है या लिखने की, आंकिक या तार्किक। तो जो डिस्कैलकुलिया है यह पढ़ने की अक्षमता से संबंधित बीमारी है। परीक्षा में बच्चों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अगर देखिए, अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो आपको उनसे कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे बच्चों का क्या होना चाहिए, क्या स्मृति एवं समझ पर आधारित, या फिर वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, या केवल वस्तुनिष्ठ। तो आप कैसे करेंगे, तो आप बच्चों के साथ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो उनकी समझ और अनुप्रयोग पर आधारित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। तो जो आरबी कैटल हैं, आरबी कैटल ने तरल बुद्धि की क्या व्याख्या बताई है, क्या उन्होंने उसके बारे में कहा है कि कैसी होनी चाहिए। क्या वंशानुगत कारकों के, या पर्यावरणीय, बौद्धिक, सामाजिक। तो आरबी कैटल के द्वारा तरल बुद्धि तुल्य है किसके, वंशानुगत कारकों के। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि प्रतिभाशाली जो बालक होता है वह जो अपने उत्पादन की जो मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में जो विशिष्ट होता है, यानी कि इंटेलिजेंट जिस बच्चे को आप कहते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। टर्मन एवं मॉडर्न के द्वारा, केरल एवं मॉर्टेंस के द्वारा, या R.W. टेलर द्वारा, या इनमें से किसी ने नहीं दिया। तो आपका सही उत्तर रहेगा जो यह व्याख्या की गई है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया, तो यह टर्मन एवं ओडन के द्वारा संयुक्त रूप से इसके बारे में बताया गया है। मानव विकास है। मानव विकास क्या है, तो मानव विकास क्या है, क्या गुणात्मक है, मात्रात्मक है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, यानी कि जो जिसका कोई मापन नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा सही, जो मानव विकास है वह गुणात्मक
गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय यानी कि जो कोई क्रिया नहीं होती है जिसमें, तो समाजीकरण की पूछिए तो समाजीकरण में जो निष्क्रिय है यानी कि जैसे जीव और सजीव है, निर्जीव और सजीव, तो जो निर्जीव है एक तरह से, तो कौन सी रहेगी वह एजेंसी? क्या परिवार है? देखिए परिवार है तो वो तो सजीव है, सारा समाजीकरण होता है सामाजिक कार्यों में। इको क्लब भी, सार्वजनिक पुस्तकालय या स्वास्थ्य क्लब, तो इनमें से जो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका? तो ये देखिए परिवार और सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, स्वास्थ्य क्लब है, इको क्लब। तो इको क्लब, परिवार और स्वास्थ्य क्लब ये क्या है? यह सक्रिय है। क्या है? सक्रिय। और सक्रिय मतलब एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव होगा तो एक्टिव हैं, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय वो तो एक ही जगह है, बुक्स हैं, आप जाएंगे तो उठाएंगे पढ़ेंगे, इस तरह है। इसका सही उत्तर फिर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर आपका रहेगा सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि निष्क्रिय पूछा तो निष्क्रिय क्या है? पुस्तकालय निष्क्रिय में आता है। प्रकृति प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? जो प्रकृति पोषण विवाद है किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से, या आनुवंशिकी एवं वातावरण। तो यह इसका सही उत्तर है आपका आनुवंशिकी एवं वातावरण से। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ, तो ये देखिए समस्या समाधान, ज़्यादातर जो समस्याओं का समाधान कहाँ पर जल्दी हो सकता है? कौन से स्कूलों में, कौन से विद्यालयों में जल्दी सफल होता है? क्या जहाँ परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या है, या कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र वहाँ पर प्रभावी। तो देखिए जो समस्या का समाधान ज़्यादातर विद्यालयों में कहाँ पर होगा? जहाँ पर परिवर्तनशील क्रियाएं होंगी, लचीली पाठ्यचर्या होगी। क्योंकि देखिए जैसे अब समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी होता है, तो जहाँ पर परिवर्तन होगा वहाँ पर समस्याओं के समाधान भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं। सही उत्तर क्या था इसका? सही उत्तर आपका है जहाँ परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो किस सिद्धांतकार ने ये कहा है कि ये कहा है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास के हेतु कठोर अध्ययन करते? तो ये है किसका कथन है? यह मैस्लो का कथन है। नेक्स्ट आपका रहेगा मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग मानसिक आयु के ऊपर किसके द्वारा रिसर्च करी गई थी? इसका उत्तर आपका रहेगा विनय साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो देखिए आईक्यू लेवल देखा जाता है कि बच्चे का मंदबुद्धि कौन है, ये है। तो 140 से अगर अधिक है तो आपको पता है एक सामान्य बुद्धि वाला बच्चा 110 120 वाले को हम सामान्य बुद्धि वाला बच्चा मानते हैं। तो जब 140 से तो वो कैसा होगा? क्या वो मूर्ख होगा? ये तो रॉन्ग है। सामान्य बुद्धि ये भी नहीं, मंद बुद्धि भी नहीं होगा, क्योंकि 140 से अधिक है उसकी, तो वो ज़्यादा एक्टिव बच्चा है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वह प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं? क्या शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, या सभी? अच्छी स्मृति की क्या विशेषता? उत्तर रहेगा इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? देखिए अगर आप स्कूल में जाते हैं तो वो बच्चा जो स्कूल में होता है, जो स्कूल का स्टाफ है, टीचर्स हैं, तो उसमें क्या रहता है? कौन सी तरह की जो क्रियाएं हैं, कैसा विद्यालय उसको अच्छा, मतलब एक अच्छा विद्यालय निम्न से किससे बचता है? किन चीज़ों से दूरी बनाकर रखता है? क्या लैंगिक भेदभाव से, लैंगिक समानता, लैंगिक संवेदनशीलता, या सामाजिक जिम्मेदारी से? तो देखिए सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाएगा वो।
ये सब क्या रहेगा, इसका सही उत्तर आपका आ जाएगा कि जो एक अच्छा विद्यालय है वहाँ पर लैंगिक भेदभाव नहीं होता। अगर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो उनमें आपस में कोई भेदभाव जहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा। उनके समान उचित व्यवस्था जो है, समान व्यवस्था होगी, पीने की व्यवस्था हो, खाने की हो, लिखने की हो, पढ़ने की हो, हर तरह की। अगर किसी लड़के को भी कुछ दिया जा रहा है तो लड़कियों को भी समान व्यवहार करा जाएगा, उनके साथ भी सेम चीज़ उनको दी जाएगी, यानी कि इक्वलिटी। ठीक है, लैंगिक भेदभाव से बचते हैं अच्छे विद्यालय जो रहते हैं। सभी बच्चों से यानी कि समान व्यवहार करना। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। कैसा होता है? सृजनात्मक हमेशा क्या विनाशकारी होता है? रोंग। अभिसारी ये भी नहीं होगा, एक रखता, ये तो क्या होगा? रचनात्मक। कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? देखिए, जब आप क्लास में होते हैं और टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर कैसा वातावरण होना चाहिए? तो कक्षा में कक्ष यानी कि जो कमरा होता है, स्टडी के लिए जो रूम रहता है स्कूलों में, उसका वातावरण कैसा रहना चाहिए? तो इसका क्या शोरगुल होना चाहिए? गलत है, रोंग हो गया ना। क्या बिल्कुल शांत है? यह भी इसके लिए सही नहीं है। मित्रतापूर्ण। लेकिन क्या होना चाहिए? अगर आपको कक्षा में टीचर है तो सबसे पहले आपको क्या क्रिया होनी चाहिए? सबसे पहले क्या चीज़ है? तो अनुशासन से परिपूर्ण होना चाहिए कक्षा का। जहाँ पर अनुशासन होगा वहीं पर अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो वह है सृजनवादी उपागम। आजकल जो है वर्तमान समय में सृजनवादी उपागम है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका कैसी है? ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की या प्रबंधन की? तो वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका अब कैसी हो गई है? अब सुगमकर्ता के रूप में जानी जाती है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए एक अध्यापक को? कार्य से केंद्रित, सिर्फ कार्य से संबंधित रखना चाहिए, या उनके लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, या उसको पुरस्कार प्रेरित? तो लेकिन सही उत्तर इसका रहेगा कार्य केंद्रित तथा लक्ष्य केंद्रित। देखिए, जब आप बच्चे को एक लक्ष्य हो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना, टीचर बनना है, तो अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कहना है कि उनके लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, लेकिन लक्ष्य किसके द्वारा होगा? लक्ष्य आपको किस चीज़ के द्वारा प्राप्त होगा? वह कार्य के द्वारा। अगर आप कोई कार्य है, यानी कि आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी को अच्छे लेवल पर आप करते हैं, पढ़ते हैं, तभी आप जाके डॉक्टर, टीचर या किसी अच्छी फील्ड में जाते हैं। तो ये कार्य का मतलब यहाँ कोई मजदूरी से किसी चीज़ नहीं, यहाँ पर कार्य का मतलब है कि आपका जो स्टडी है, जो एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है, तो विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित, जो बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको अपने शिक्षा को, जो शिक्षा कार्य है उनका शिक्षा उनको करनी चाहिए अच्छे से। किसको निर्धारित करके? लक्ष्य को केंद्रित करके। जब वो अपनी शिक्षा को धारण करेंगे, शिक्षा पर कार्य करेंगे, तभी तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो सही उत्तर रहेगा कार्य केंद्रित तथा लक्ष्य केंद्रित। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जो ये जानकारी है, हमारी जो वीडियोस और हमारी